हम अक्सर सोचते हैं ना कि जो लकीरें नक्शे पर खींची होती हैं या जो कड़े नियम अर्थशास्त्र की किताबों में लिखे होते हैं वो एकदम पत्थर की लकीर होते हैं। बिल्कुल, हमें ऐसा ही लगता है। मतलब जैसे कोई डॉक्टर किसी टूटी हुई हड्डी का एक्सरे देखकर साफ बता देता है ना कि फ्रैक्चर कहाँ है, एकदम सटीक। हाँ, एकदम पॉइंट पर। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इतिहास के पन्नों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन अचानक से काम करना बंद कर देती है। सही कहा आपने। सारी लकीरें धुंधली हो जाती हैं और चीजें उतनी साफ नहीं रह जाती जितनी वो सतह पर दिखती हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि दुनिया बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। कोई देश किसी का दोस्त है या दुश्मन है, कोई चीज महंगी हो रही है या सस्ती। ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल, लेकिन असलियत में ये एक बहुत ही जटिल और उलझा हुआ जाल है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यही जाल हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को तय कर रहा है। और इसीलिए आज हम यहाँ हैं। आज हमारे पास 28 मार्च के असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के विश्लेषण का पूरा खजाना है। जी, बहुत ही दिलचस्प अंग है ये। इसमें नेपाल के एक बहुत ही ऐतिहासिक और चौंकाने वाले राजनीतिक बदलाव से लेकर हमारी गाड़ियों में डलने वाले पेट्रोल के टैक्स के पीछे का गणित शामिल है। और देश की रक्षा नीतियों तक की अहम जानकारियां भी मौजूद हैं इसमें। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इस भारी भरकम और जटिल जानकारी के पहाड़ में से सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे हुए क्यों और कैसे को बाहर निकालना, ताकि हमारे सुनने वालों के लिए ये सिर्फ रटने वाले तथ्य न रहें। हाँ, बल्कि एक गहरी समझ बन जाए। चलिए इस पूरी जानकारी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज की ये गहरी चर्चा इस बात को समझने का एक शानदार तरीका है कि दुनिया के एक कोने में लिया गया फैसला या कोई पुरानी संधि, हाँ, यह सदियों पुरानी कोई भूली बिसरी संधि कैसे आज भी हमारे वर्तमान को चला रही है। भूगोल, कूटनीति और अर्थव्यवस्था ये अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि एक ही मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। तो दुनिया के इस उलझे हुए ताने बाने को समझने की शुरुआत हम अपने सबसे करीबी पड़ोसी देश से ही करते हैं, नेपाल। जी। वहाँ एक ऐसा राजनीतिक बदलाव हुआ है जो मतलब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। सोचिए 35 साल के एक पूर्व मेयर, जो असल में एक रैपर भी रह चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं, सच में? जी हाँ, बालेंद्र शाह। अरे वाह! तो बालेंद्र शाह ने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। केपी शर्मा ओली जैसे कद्दावर और पुराने नेता की सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। और देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है। बालेंद्र शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से आते हैं, जिसे आरएसपी कहते हैं। और उन्होंने युवाओं के एक भारी आंदोलन के बाद भारी बहुमत हासिल किया है। इसे कई लोग जेन जी प्रोटेस्ट का नतीजा भी मान रहे हैं। जेन जी प्रोटेस्ट मतलब युवा सड़कों पर आ गए थे? बिल्कुल। युवा पुरानी राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक सुस्ती से इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। मैंने पढ़ा था कि भारतीय प्रधानमंत्री ने भी बालेंद्र शाह को बधाई दी है। हाँ, राजनीतिक तौर पे ये बहुत सामान्य है। लेकिन जब हम भारत और नेपाल की बात करते हैं तो ये सिर्फ दो सरकारों का रिश्ता तो नहीं है ना। हमारे बीच 1950 की शांति और मित्रता संधि है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। हाँ, और इसी की वजह से वो रोटी बेटी का नाता है। मतलब बिना वीजा के लोग आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, शादियां होती हैं। बिल्कुल, एक खुली सीमा है हमारी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक नए 35 साल के आधुनिक सोच वाले नेता के आने से क्या वो पुराने विवाद सुलझ जाएंगे जो सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे सुगौली की संधि वाला विवाद? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि व्यक्ति भले ही नया आ जाए, उसकी सोच कितनी भी आधुनिक हो, लेकिन भूगोल और इतिहास अपनी जगह से नहीं हिलते। वो तो वहीं रहेंगे। आपने सुगौली की संधि का जिक्र किया ना, जो 1816 में हुई थी। जी। इसके तहत काली नदी, जिसे महाकाली भी कहते हैं, उसे दोनों देशों के बीच की पश्चिमी सीमा माना गया था। अब कागज पर तो ये बहुत आसान लगता है कि नदी के इस पार हमारा, उस पार तुम्हारा। बिल्कुल, लेकिन असल में हिमालय जैसी जगह पर किसी नदी का सटीक उद्गम खोजना, मतलब ओरिजिन खोजना, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि पहाड़ पर तो नदियां कई छोटी छोटी धाराओं और ग्लेशियरों से मिलकर बनती हैं। तो विवाद इस बात पर है कि असली धारा कौन सी है। एकदम सही पकड़ा आपने। भारत मानता है कि नदी उत्तराखंड में काला पानी के पास से निकलती है, इसलिए वो पूरा इलाका भारत का है। अच्छा। जबकि नेपाल का दावा है कि मुख्य धारा लिम्पियाधुरा से निकलती है, जो और पश्चिम में है, और इस हिसाब से काला पानी उनका हुआ। ओ, तो ये पूरा मैप का खेल है। बिल्कुल। इसके साथ ही लिपुलेख दर्रे का भी विवाद है। ये भारत, नेपाल और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन है,
2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने और सैन्य पहुंच के लिए वहां एक सड़क बनाई थी। जिस पर नेपाल ने बहुत कड़ा विरोध जताया था, मुझे याद आ रहा है। हाँ, और उन्होंने अपने नए नक्शे में उन इलाकों को दिखा भी दिया था। मतलब ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की बात नहीं है, बल्कि सामरिक बढ़त की बात है, खासकर तब जब चीन भी वहीं पास में मौजूद हो। एकदम सही। और जब हम सीमाओं की बात कर ही रहे हैं तो अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो ज्यादातर लोग तुरंत कह देते हैं कि चीन। जो कि तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। हाँ, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, चीन के साथ नहीं। ये तो कई परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। बिल्कुल। और नेपाल की बात करें तो हमारे आज के स्रोत में परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक दी गई है। अरे ट्रिक? कैसी ट्रिक? नेपाल के साथ किन भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, इसे याद रखने के लिए बस एक शब्द याद रखना है, सुब्बू। SUBBU। सुबू मतलब एस से सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, दूसरे बी से पश्चिम बंगाल और यू से उत्तराखंड। बिल्कुल। ये कमाल का तरीका है यार, कभी नहीं भूलेगा। हाँ, लेकिन देखिए नेपाल की इस पूरी भू राजनीति में एक और बड़ा पेंच है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है। मतलब? उसके चारों तरफ जमीन ही जमीन है। हाँ, समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है। इसलिए अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जरूरी सामान की ढुलाई और खासकर ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए नेपाल पूरी तरह से भारत के बंदरगाहों और रास्तों पर निर्भर है। तो बालेंद्र शाह भले ही कितने भी युवा हों, उन्हें इस भौगोलिक मजबूरी के तहत भारत के साथ एक संतुलन बनाकर चलना ही होगा। किसी भी हाल में उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। और यहीं से हमारी कहानी का अगला हिस्सा जुड़ता है। नेपाल पूरी तरह से भारत पर निर्भर है अपने ईंधन के लिए, लेकिन भारत खुद अपने ईंधन के लिए वैश्विक बाजार पर निर्भर है। एकदम सही लिंक जोड़ा आपने। और उस बाजार में इस वक्त भारी उथल-पुथल मची हुई है। चलिए इस अर्थव्यवस्था की गणित को समझते हैं। हमारे स्रोत बता रहे हैं कि पश्चिम एशिया के संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है, जिसे हम ब्रेंट क्रूड कहते हैं, हाँ, ब्रेंट क्रूड, वो $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। और ये एक बहुत ही खतरे की घंटी है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए। जब कच्चा तेल $100 के पार जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे आयात का बिल आसमान छूने लगता है। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात है। स्रोत में लिखा है कि भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। जी। लेकिन पेट्रोल पंप पर जब कोई तेल भरवाने जाता है तो कीमतें 1 पैसा भी कम नहीं हुई हैं। हाँ, ये शिकायत बहुत लोगों की होती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर टैक्स 10 रुपए कम हुआ है तो तेल 10 रुपए सस्ता क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार कोई जादू कर रही है, एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले रही है? देखिए, ये देखने में जादू या धोखा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही स्पष्ट मैकेनिज्म काम कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, जो भारत की तेल विपणन कंपनियां हैं, OMC, जैसे इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम, बिल्कुल, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से $100 प्रति बैरल के हिसाब से महंगा कच्चा तेल खरीद रही हैं। अगर वो इस महंगे तेल को साफ करके पेट्रोल पंप पर बेचें तो उन्हें दाम बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब अगर वो 100 रुपए का कच्चा माल खरीद रहे हैं तो पेट्रोल पंप पर उन्हें कम से कम 110 रुपए में बेचना पड़ेगा ताकि उनका नुकसान ना हो। एकदम सही। लेकिन अगर दाम अचानक से 15-20 रुपए बढ़ गए तो देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। हाँ, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इन OMC कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था क्योंकि वो महंगे में खरीद कर सस्ते में बेच रही थी। अच्छा, इसलिए सरकार ने बीच में आकर कहा कि हम अपनी तरफ से लगने वाला 10 रुपए का टैक्स कम कर देते हैं। इससे जो 10 रुपए का मार्जिन बचा वो कंपनियों के नुकसान की भरपाई में चला गया। ओह, यानी पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, बल्कि जो महंगा होने वाला था उसे रोक लिया गया। ये कटौती एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रही है, ताकि आम जनता को अचानक झटका ना लगे। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। मतलब ये कीमतें घटाने की नहीं, बल्कि कीमतें बढ़ने से रोकने की रणनीति है। बिल्कुल, यही तो अर्थशास्त्र है। लेकिन सरकार अगर टैक्स कम करेगी तो उससे तो घाटा होगा ना। स्रोत कहता है कि सरकार को इस कटौती से लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हाँ, भारी नुकसान है। और इसी घाटे को कुछ हद तक पाटने के लिए सरकार ने एक दूसरा कदम उठाया है। सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी हवाई जहाज का जो ईंधन होता है, ATF, उसके निर्यात पर विंडफॉल टैक्स फिर से लगा दिया है। विंडफॉल टैक्स, अगर मैं शब्द के अर्थ पे जाऊं तो विंडफॉल का मतलब होता है तेज हवा से पेड़ से गिरा हुआ कोई फल जो आपको बस बैठे बिठाए मिल जाए। हाँ, मुफ्त का फल। मतलब
कोई ऐसा फायदा या मुनाफा जिसके लिए आपने कोई खास मेहनत नहीं की, बस आपकी किस्मत अच्छी थी। क्या अर्थव्यवस्था में भी इसका यही मतलब होता है? आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। अर्थव्यवस्था में भी इसका हूबहू यही मतलब है। देखिए, भारत में कुछ बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियां हैं। जी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल $100 के पार है और यूरोप जैसे देशों में तेल की भारी कमी है, तो ये प्राइवेट कंपनियां भारत में रिफाइन किया हुआ डीजल और हवाई ईंधन यूरोप को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रही हैं। अच्छा, तो वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, वो ये मुनाफा किसी नए इनोवेशन की वजह से नहीं कमा रही हैं, बल्कि इसलिए कमा रही हैं क्योंकि दुनिया में संकट है और कीमतें बढ़ी हुई हैं। मतलब संकट के समय एकदम छप्पड़ फाड़ मुनाफा कमाना। एकदम सही। तो सरकार कहती है कि चूंकि आप इस वैश्विक संकट का फायदा उठाकर इतना अप्रत्याशित मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए इस अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा देश के खजाने में जाना चाहिए। ओहो। और इसी को विंडफॉल टैक्स कहते हैं। इस टैक्स से सरकार को करीब 1500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जो उस 7,000 करोड़ के नुकसान को थोड़ा कम कर देगा। बिल्कुल। और इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट किया है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है और सरकार की राजकोषीय स्थिति, जिसे फिस्कल पोजीशन कहते हैं, हाँ, यानी सरकार के गुल्लक का हाल, वो पूरी तरह नियंत्रण में है। टैक्स की इस पूरी चर्चा में ना एक बात और सामने आती है, जहां अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैंने कई जगह पढ़ा है कि लोग कहते हैं सरकार ने डीजल पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह से खत्म कर दिया है, या फिर जितना भी टैक्स केंद्र सरकार ईंधन पर लगाती है वो सब उसे राज्य सरकारों के साथ बांटना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही बातें पूरी तरह से गलत हैं। अच्छा। पहली बात तो यह है कि डीजल पर उत्पाद शुल्क खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ घटाया गया है। और दूसरी और सबसे अहम बात, जिसे अर्थशास्त्र के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है, बताइए। ईंधन पर लगने वाले सेंट्रल टैक्स के दो मुख्य हिस्से होते हैं। ओके। एक होता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी। संविधान के अनुसार ये ड्यूटी केंद्र को राज्य सरकारों के साथ साझा करनी पड़ती है, जो अभी करीब 41% है। और दूसरा हिस्सा क्या होता है? दूसरा हिस्सा होता है सेस और सरचार्ज। ये वो टैक्स है जो किसी खास काम के लिए लगाया जाता है, जैसे कृषि सेस हो गया या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हो गया। अब नियम यह है कि सेस और सरचार्ज का पैसा पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास रहता है, उसे राज्यों के साथ बांटने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ओह, तो जब लोग कहते हैं कि सारा टैक्स बढ़ता है, तो वो पूरी तस्वीर नहीं देख रहे होते। बिल्कुल, वो सिर्फ आधी बात जानते हैं। ये जानकारी तो हर उस इंसान के लिए बहुत काम की है जो अखबार पढ़ता है। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो एक और खबर ने मेरा ध्यान खींचा है। कौन सी खबर? स्रोत बताता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व एक ही हफ्ते में $11.413 बिलियन गिरकर $698.346 बिलियन हो गया है। जी, ये आंकड़ा आया था। इतनी बड़ी गिरावट, कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा कि सरकार ने अचानक से $11 बिलियन कहीं खर्च कर दिए हैं या बाजार में बेच दिए हैं। स्वाभाविक ऐसा सोचना। लेकिन मजे की बात यह है कि विदेशी मुद्रा संपत्तियों में असल में $2.127 बिलियन की वृद्धि हुई है। तो फिर ये भंडार अचानक से नीचे कैसे गिर गया? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ डॉलर, यूरो या पाउंड की गड्डियों से नहीं बनता है। अच्छा। इसमें सोने का भंडार यानी गोल्ड रिजर्व भी एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा होता है। अरे, मतलब उस तिजोरी में सिर्फ कागजी नोट नहीं, सोना भी रखा है। राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में भारी गिरावट आई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिजर्व बैंक की तिजोरी से सोना कम हो गया है, ये हमने सोना बेच दिया। सोना उतना ही है। सोना उतना ही है, बस बाजार में उस सोने की कीमत गिर गई। और सिर्फ कीमत गिरने की वजह से हमारे सोने के भंडार का मूल्यांकन करीब $13.5 बिलियन कम हो गया। ओह, तो इसलिए कुल विदेशी मुद्रा भंडार भी गिरा हुआ दिख रहा है। एकदम सही। मतलब ये असली नुकसान नहीं है, सिर्फ कागज पर हुआ वैल्यूएशन का खेल है। जैसे अगर मेरे पास एक घर है जिसकी कीमत कल 1 करोड़ थी और आज प्रॉपर्टी मार्केट गिरने से 80 लाख हो गई, तो मेरा घर तो वही है ना, कमरों का साइज तो कम नहीं हुआ, बस उसकी कागजी कीमत कम हुई है। एकदम सटीक उपमा दी आपने। ये सिर्फ वैल्यूएशन का असर है, असली नुकसान नहीं है। चलिए वैश्विक बाजार और सीमाओं की इसी उथल पुथल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब नेपाल के साथ सीमा के सवाल हों, चीन पास में हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और पैसे का इतना संकट हो, तो सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, किसी भी देश को अपनी सैन्य ताकत मजबूत रखनी होती है। और यहाँ हम बात करेंगे रक्षा रणनीतियों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे डीएसी कहते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, हाँ, उसने 2.38 लाख करोड़ रुपए के सैन्य खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जी,
ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। इस खरीद की लिस्ट में काफी कुछ है। रूस से 5 अतिरिक्त S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ली जा रही है। इसके अलावा 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के इंजन का अपग्रेड भी शामिल है। जी। और स्रोत खास तौर पे ये बताता है कि इनमें से ज्यादातर खरीद बाय इंडियन श्रेणी के तहत होगी, जो सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक तरफ हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा रहे हैं कि हम सब कुछ देश में ही बनाएंगे, हाँ। और दूसरी तरफ हम रूस से S-400 सिस्टम जैसी भारी भरकम तकनीक खरीद रहे हैं। क्या ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है? अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो रूस से क्यों खरीद रहे हैं? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक और सोची समझी रणनीति है। वो कैसे? देखिए, किसी भी देश की रक्षा रणनीति रातों रात नहीं बनती। इसमें 2 चीजें होती हैं। पहली होती है तात्कालिक रणनीतिक सुरक्षा, यानी इमीडिएट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, जो तुरंत चाहिए। हाँ। और दूसरी होती है दीर्घकालिक क्षमता निर्माण, यानी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग। अच्छा। अब S-400 नियर टू सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। ये 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स या मिसाइलों को रडार पर पकड़कर हवा में ही नष्ट कर सकता है। मतलब एक तरह से देश के ऊपर एक अदृश्य छतरी तान देता है। बिल्कुल। अब समस्या ये है कि इस स्तर की रडार तकनीक और मिसाइल इंटरसेप्टर बनाने में दशकों की रिसर्च लगती है। हम मेक इन इंडिया के तहत रातों रात S-400 जैसा सिस्टम खुद नहीं बना सकते। हाँ, ये बात तो है। और हमारी सीमाओं पर जो तनाव है, उसे देखते हुए हम 20 साल इंतजार भी नहीं कर सकते। इसलिए जो तकनीक हमारी जान बचाने के लिए तुरंत चाहिए और जो हम अभी बना नहीं सकते, उसे हम रूस से आयात कर रहे हैं। तो फिर इसमें आत्मनिर्भर भारत वाला हिस्सा कहाँ है? वो आता है 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इंजनों के अपग्रेड में। विमानन या एविएशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप धीरे धीरे क्षमता बनाते हैं। इन 60 विमानों में से कुछ शुरुआत में पूरी तरह से बनकर विदेश से आएंगे, जिसे फ्लाईअवे कंडीशन कहते हैं। लेकिन बाकी के विमान भारत में ही तकनीक के हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए बनाए जाएंगे। ओह, तो इससे हमारे देश में कारखाने लगेंगे। बिल्कुल। हमारे इंजीनियरों को नई तकनीक सीखने को मिलेगी और रक्षा क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। मतलब जो तुरंत चाहिए वो बाहर से ले लो, और जो देश के भीतर उद्योग खड़ा कर सकता है उसे मेक इन इंडिया के तहत बनाओ। ये वाकई बहुत संतुलित तरीका है। यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा। आपने जो रक्षा अधिग्रहण परिषद या DAC का जिक्र किया, हाँ। अगर मैं इसे ऐसे समझूं कि DAC उस इंसान की तरह है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर हथियारों का मोल भाव करता है और अनुबंध साइन करता है, तो क्या मैं सही हूं? नहीं, यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। DAC अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों पर बैठकर मोलभाव नहीं करता है। अच्छा, तो वो क्या करता है? इसे आप एक आर्किटेक्ट की तरह समझिए जो घर का ब्लूप्रिंट पास करता है। कारगिल युद्ध के बाद 2001 में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर इसे बनाया गया था। ये रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था जरूर है, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री नहीं होते, रक्षा मंत्री होते। ओके। हाँ, लेकिन DAC का काम सिर्फ आवश्यकता की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देना है, जिसे AON कहते हैं। मतलब वो सेना की मांग को देखकर सिर्फ ये मोहर लगाते हैं कि हाँ, देश की सुरक्षा के लिए इस हथियार की सच में जरूरत है और इसे खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाए। बिल्कुल, वो सिर्फ मंजूरी देते हैं। मोल भाव करना, कीमत तय करना और विदेशी कंपनियों के साथ कागजी कार्रवाई करना रक्षा मंत्रालय की दूसरी कमेटियों का काम है। समझ गई। और चूंकि रक्षा पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए DAC के फैसले राज्य सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते,